हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंजीव विश्वकर्मा। तो आज हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो इस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ डिफिनीशंस देखेंगे, उसके बाद स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनीशन लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव और काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वे में और एक जनरल पार्लांस में हमने कोशिश करी थी कि हम समझें कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है। आज कुछ स्कॉलर्स हैं, इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जैक्टली क्या है। तो एक बड़ी स्कॉलर है, इनका नाम है ई सैम्पल। तो हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते जाएंगे। अभी ये लोग आएंगे भी। ई सैम्पल एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, और ये एक काफ़ी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था। हम लोग अप्रोचेस में आएंगे तो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सब देखेंगे। तो ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी। इनका ये मानना था कि ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में। अनरेस्टिंग मैन क्या है? अनरेस्टिंग मैन डायनेमिक नेचर ऑफ मैन को दर्शाता है। डायनेमिक नेचर ऑफ मैन को दर्शाता है। क्यों मैन डायनेमिक है? क्योंकि मैन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और वो फंक्शन टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। हर एक टाइम प्लेसेस पे ह्यूमन वही नहीं है। फॉर एग्जांपल आज से अगर हम 5000 साल पहले जाएं तो लिथिक एजेस चल रहे थे। तो इन लिथिक एजेस में ह्यूमन की अलग प्रोसेसेस थे, अलग एक्टिविटीज थी, अलग ऑक्यूपेशंस थे। और अगर हम बात करते हैं 1000 साल पहले, जिसे हम आयरन एज कहा जाता है, तो आयरन एज के दरमियान जो ह्यूमन की एक्टिविटीज थी, ह्यूमन के ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड था, उसके नेचर में काफी चेंजेस था। अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, आज हम एज ऑफ टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, तो आज ह्यूमन, तो टाइम के साथ क्या है कि ह्यूमन में एक चेंज देखा जाता है। ह्यूमन डायनेमिक कंसेप्ट है। ह्यूमन का नेचर जो है वो अपने आप में एक डायनेमिक कंसेप्ट है। और दूसरा, स्पेस के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन में बहुत चेंजेस होते हैं। आज के टाइम में ही हम देखते हैं कि वर्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: डेवलप्ड वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्पेस वाइज, फॉर एग्जांपल हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं, तो अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज वहां पर पाई जाती हैं, या वहां पर जो कंट्रीज हैं वो जो पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है उसको मीट नहीं कर पाए हैं। वहीं इंडिया, चाइना जैसे लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और जबकि अगर हम बात करते हैं यूएस की और नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्पेशली टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले कंट्रीज जैसे यूरोप, रसिया, जापान, यूएस, यूके, ये सब ऐसे कंट्रीज में डेवलप। इस प्रकार डायनेमिक नेचर ऑफ मैन जो है डायनेमिक टाइम के अकॉर्डिंग है, टाइम स्पेस के अकॉर्डिंग है, और अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी है। फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे है कि फंक्शंस इन द सेंस मैन एक सोशल बीइंग है। वो सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी में रहता है और सोशल प्रोसेसेस, सोशल एक्टिविटीज, सोशल फैक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा मैन एक पॉलिटिकल बीइंग है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉलिटिकल आउटलुक अपना उसका होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करता है जो सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमीज को मूव करता है। मैन इकोनॉमिक बीइंग है, बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्थ के सरफेस पर कैरी आउट करता है। तो इस प्रकार से जो डायनेमिक नेचर या अनरेस्टिंग नेचर ऑफ मैन है वो दर्शाता है कि टाइम के अकॉर्डिंग मैन की एक्टिविटीज, मैन के नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन में, मैन की अच्छा फोर्स ऑफ चेंज, जिसे हम बोल सकते हैं एक ज्योमॉर्फिक एजेंट के रूप में काफी चेंजेज आया है मैन की कैपेबिलिटीज में, मैन के इम्पैक्ट में। वहीं हम बात करते हैं दूसरा एस्पेक्ट क्या है अनरेस्टिंग मैन की, मैन स्पेस के अकॉर्डिंग मैन में वेरिएशन आता है। लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मैन की एक्टिविटीज, मैन के ऑक्यूपेशंस, मैन जो फोर्स ऑफ चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज, वो अलग है। वहीं डेवलप्ड कंट्रीज में वो अलग है। और मैन के फंक्शन, मैन एक सोशल बीइंग है, मैन एक पॉलिटिकल बीइंग है, मैन एक इकोनॉमिक बीइंग है। तो ये सब मैन को काफी अनरेस्टिंग बनाते हैं। वहीं अनस्टेबल अर्थ क्यों है? जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में पढ़ा था कि अनस्टेबल अर्थ इसलिए है, हम देखते हैं अर्थ के सरफेस पे बहुत से इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक हमने पढ़ा था, जैसे कि जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बल हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फिर वॉल्केनिज्म हो गया, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। इससे हमारे अर्थ का शेप चेंज होते रहता है। इसके अलावा एक्सोजेनिक फोर्सेस हमने देखा था। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सन से ड्रिवन होती हैं, जैसे नदियां, रिवर हो गया, विंड हो गया, ये सभी हमारे अर्थ के सरफेस पे काफी परिवर्तन लाती रहती हैं। तो इस प्रकार से अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ये सैंपल का मानना था। सैंपल का क्या मानना था? सैंपल का ये मानना था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये हो गया सैंपल के अकॉर्डिंग।
अगर हम बात करते हैं, एक ब्लास आते हैं, ब्लास एक फ्रेंच जोग्राफर हैं, ब्लास एक फ्रेंच जोग्राफर हैं, ये फ्रांस के हैं, और इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन फ्रांस भी कहा जाता है। फ्रांस की ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, और पूरे वर्ल्ड में इन्हें फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इन्हें फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। ये फाउंडर हैं, और फ्रांस के संदर्भ में इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रांस के कंटेक्स्ट में कहता है। इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन और अर्थ। किस कंटेक्स्ट में? पहले हमारा काम ये होगा कि एक सिंथेटिक नॉलेज गेन करना, ऐसे लॉज जो अर्थ को गवर्न करते हैं। लॉज क्या है? ऐसे लॉज जो अर्थ को गवर्न करते हैं, जैसे फिजिकल लॉज की हम बात करते हैं, जो अर्थ को गवर्न करते हैं। जैसे टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? जो अर्थ के सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर टेम्परेचर जो चेंज आता है, उसका एक फंडामेंटल लॉज है। लॉज क्या है? कि अर्थ के सरफेस पे जब हम इक्वेटर से पोल तरफ जाते हैं तो चेंज होता है। ऐसे ही हम देखते हैं लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं, तो लैंड फॉर्म डेवलप होने के लिए कई थ्योरीज, कई मॉडल्स बनाए गए। वो थ्योरी और मॉडल्स ये बताते हैं कैसे चेंजेस देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से फिजिकल लॉज हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पे कहाँ पर इरोजन चल रहा है, कहाँ पर डिपोजिशन चल रहा है, कहाँ पर वेदरिंग चल रहा है, इनको गवर्न करते हैं। कहाँ पर किस प्रकार का क्लाइमेट, कितना रेनफॉल, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इन चीज को गवर्न करते हैं। तो एक सिंथेटिक नॉलेज सब चीजों को कलेक्टिवली कैसे लैंड फॉर्म जो है वो इम्पैक्ट डालता है मेटेरोलॉजिकल प्रोसेसेस में, इन्वायरमेंटल प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, इन सभी चीज को समझना ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके अलावा, इस चीज के अलावा हमारा इसका ये भी मतलब है कि ये लॉज हैं, फिजिकल लॉज हैं, उनका रिलेशनशिप लिविंग बीइंग स्पेशली ह्यूमन के साथ क्या है। लिविंग बीइंग स्पेशली जो ह्यूमन है अर्थ के सरफेस पे, उस पर उससे क्या इसका अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को समझना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इस प्रकार से मैन और इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, उसमें पहले अर्थ को समझना। अर्थ को समझने के लिए क्या करना है कि अर्थ के जो फिजिकल लॉज हैं, फिजिकल लॉज जिसके एटमॉस्फेयर को गवर्न करते हैं, लिथोस्फीयर के प्रोसेस को गवर्न करते हैं, हाइड्रोस्फीयर के प्रोसेस को गवर्न करते हैं, और जो बायोस्फीयर के प्रोसेस को गवर्न करते हैं, उनको समझना। इसके अलावा इस पूरे को समझते हुए कैसे ये ह्यूमन या लाइफ फॉर्म पे, फ्लोरा, फ्यूना और ह्यूमन एक बड़ा कंपोनेंट है, उस पर इम्पैक्ट कैसे डालता है, उस चीज की स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इस प्रकार से ब्लास जो है, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन फ्रांस भी कहा जाता है, और फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन टोटल कहा जाता है। तो ये एक बड़े स्कॉलर थे, इनका ये मानना था। आगे हम आते हैं तो अल्बर्ट डेमेंजिया है। अल्बर्ट डेमेंजिया भी एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। ये भी एक फ्रेंच ज्योग्राफर हैं। ये फ्रांस के ज्योग्राफर थे, और इनका ये मानना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ग्रुप्स और सोसाइटीज का फिजिकल इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में स्टडी करना है। मतलब ये मानना है, इस चीज की स्टडी करना है कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जब हम बात करते हैं तो बताया आता है इसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। कैसे हमारा जो पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट है किसको इम्पैक्ट डालता है? ह्यूमन ग्रुप्स को, ह्यूमन सोसाइटीज को। ह्यूमन ग्रुप्स को कैसे इम्पैक्ट डालेगा? ह्यूमन की पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट डालेगा। कहीं पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, कहीं पॉपुलेशन कम पाई जाती है। वो क्यों है? उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट है। सुटेबल क्लाइमेट होगा वहां पर रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, जहां पर हार्श क्लाइमेट होगा वहां पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस कम होते हैं। पॉपुलेशन कई थेरीज हैं, माल्थस की थेरी, मार्क्स की थेरी, से बहुत ऐसे थेरीज हैं जो बताते हैं ज्योग्राफी एक फैक्टर है। ज्योग्राफिकल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जगह पॉपुलेशन की ग्रोथ, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने में। तो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन के सेटलमेंट कैसे होंगे ये भी डिसाइड करता है कि जहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी, अगर वहां की टोपोग्राफी अनइवन है, वहां पर एक अलग टाइप ऑफ सेटलमेंट देखा जाएगा। जहां पर प्लेन एरिया है, फर्टाइल रीजन है, जहां पर एग्रीकल्चर डोमिनेंट की जाती है, वहां पर क्लस्टर सेटलमेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये इसको गवर्न करता है। पॉपुलेशन की रेस, लोग का कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, नेजल इंडेक्स कैसा होगा, नाक कैसी होगी, सेफेलिक इंडेक्स कैसा होगा, खोपड़ी कैसी होगी, ये सब कहीं ना कहीं वहां के फिजिकल इन्वायरमेंट भी डिसाइड करता है। इसके अलावा लोगों के रिलीजन, कल्चर कैसे होंगे ये चीज डिसाइड करता है। लोगों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होगी वो फिजिकल इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। तो इनका यही मानना है, इन टोटल ये इनका मानना है कि ह्यूमन ग्रुप्स और सोसाइटीज की स्टडी करना, कैसे डिफरेंट सोसाइटीज वहां के फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, इन्वायरमेंटलाइज्ड है, कैसे वहां और एक कल्चर्ड हैं, उनके मतलब इन्वायरमेंट की इम्पैक्ट की स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। ये डिमांजिया का मानना था। तो डिमांजिया भी एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। इनका यह मानना था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप एंड सोसाइटीज इन रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच द लिव। फिर आते हैं हंटिंगटन। हंटिंगटन भी एक फेमस ज्योग्राफर हैं। हंटिंगटन फेमस ज्योग्राफर क्यों है कि ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से बिलोंग करते हैं।
सैंपल जैसे ही इनके व्यू हैं, आगे हम देखेंगे विचार जो आएंगे, सैंपल जैसे इनके व्यू हैं और ये बिलोंग करते हैं, शुरुआत में इनकी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, बाद में ये माइग्रेट करके यूएस गए और यूएस जाके इन्होंने ढेर सारे वर्क्स काम किए और एक एक्सटेंसिव वर्क किया। इनका एक किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी उन्होंने काफी डिस्क्राइब किया ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें किन किन चीजों को पढ़ा जाता है और कैसे क्लाइमेट, इन्होंने क्लाइमेट डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया, कैसे क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, वो ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन के प्रोसेसेस, ह्यूमन के प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, सभी को इम्पैक्ट डालता है। तो ये हंटिंगटन थे। हंटिंगटन के अकॉर्डिंग क्या है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज का कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज। तो वही है जो ह्यूमन, मतलब जैसा हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि क्या है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया और फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, इनके बीच की रिलेशनशिप की स्टडी है और इनके बीच की रिलेशनशिप की स्टडी से दो चीज पता चलता है कि ये रिलेशनशिप का प्रकृति क्या है, इनके बीच में जो संदर्भ है या अंतर संबंध है उसका नेचर क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्या एक ही प्रकार की, फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी जगह पर पर्यावरण जो है वो मानव पे हावी हो, किसी जगह पर हो सकता है कि मानवीय पर्यावरण जो है ह्यूमन पर हावी हो। तो इन दोनों का नेचर परिवर्तित है। अब इस नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जिन जगहों पर जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटीज ये दर्शाती हैं कि वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज ज्यादा बता देती हैं वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो ज्यादा डोमिनेट होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। जो हाईली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया या जापान हो गया, वहां पर ऐसा क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट डिसाइडेड होता है। तो इंडस्ट्रियल रीजन या एग्रीकल्चर रीजन या फिर फॉरेस्ट रीजन, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे ह्यूमन चीज का, ह्यूमन के पॉपुलेशन, ह्यूमन के सेटलमेंट, ह्यूमन के रेस, ह्यूमन के रिलीजन, कल्चर, ह्यूमन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये इल्सवर्थ हंटिंगटन है। तो नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, इसी चीज की स्टडी करना कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब अगला आते हैं कि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और है, इस डिफिनेशन को दिया था कैमिल वैलेक्स ने। कैमिल वैलेक्स का ये मानना था कि सही सेंस में अगर हम बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक एडॉप्टेशन को बताता है, कैसे ह्यूमन ग्रुप्स हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं। मैंने मतलब फिजिकल, हर जगह फिजिकल इन्वायरमेंट अलग है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन जैसे अफ्रीका, जो अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, जहां से इक्वेटर जाता है इसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में अलग टाइप का इन्वायरमेंट है, चाहे वो हम बात कर सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट वहां पर अलग है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन में, वहां पर अलग इन्वायरमेंट है, पोलर रीजन में अलग इन्वायरमेंट है। तो कैसे डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट में मैन कैसे अपने आप को अडॉप्ट करता है। ट्रॉपिकल में इतनी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है, तो ऐसी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की कंडीशन में ह्यूमन कैसे अडॉप्ट करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कैसे अपने सेटलमेंट बना रहा है, पॉपुलेशन कैसे इंपैक्ट हो रही है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कर रहा है, वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, तभी वो सब चीजें कर पा रहा है। ऐसे टेम्परेट में जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है वहां पर अडॉप्टेशन के प्रोसेसेस कैसे हैं, जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है वहां पर ह्यूमन के अडॉप्टेशन के प्रोसेसेस कैसे हैं। पोलर रीजन जहां पर हाई मतलब लोएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है, जहां पर लोएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है और लगभग 7 से 9 मंथ क्या होता है कि वो आइस कवर्ड होता है। ऐसे इन्वायरमेंट में ह्यूमन कैसे अपने कल्चर को, अपने बेसिक ह्यूमन नीड्स को कैसे फुलफिल कर रहा है, कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, इन्हीं सभी चीज को समझना ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ये था कि हमने देखा कौन कौन से डिफिनेशंस किसने बताया। तो एक ब्रीफ में अगर हम लोग देखें तो ये है कि अगर डिफिनेशन पे आते हैं, सैंपल का यह मानना था ये अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच रिलेशन की स्टडी है। इसके अलावा अगर हम ब्लास की माने तो ब्लास का यह मानना था कि मैन और एनवायरमेंट के बीच रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के दो एस्पेक्ट हैं। पहली चीज तो हमारा काम होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में इसी पे स्टडी करना कि कौन कौन से जो फिजिकल लॉज हैं जो अर्थ को गवर्न करते हैं, चाहे अर्थ के इन्वायरमेंट को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के हाइड्रोस्फीयर को, अर्थ के लिथोस्फीयर को, बायोस्फीयर को, कौन कौन से फंडामेंटल लॉज हैं जो गवर्न करते हैं। इसके बाद उन
फिजिकल इन्वायरमेंट का जो लिविंग बींग्स हैं स्पेशली ह्यूमन के बीच का अंतर संबंध है उस चीज की स्टडी करना। अल्बर्ट डमंजिया पे आते हैं तो डमंजिया का ये मानना है कि ये स्टडी है ह्यूमन ग्रुप्स और उसके सोसाइटीज का, स्पेशली उसका रिलेशनशिप उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। इसके अलावा हंटिंगटन की बात आते हैं, वो बात करता है कि जो मैन और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप है इसका क्या नेचर है और नेचर के बाद कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, किन जगहों पर किस प्रकार का रिलेशनशिप पर्यावरण और मानव के बीच पाया जाता है, उस चीज का अध्ययन करना ह्यूमन ज्योग्राफी है। कैमिल वैक्स के हिसाब से ये बताता है कि कैसे ह्यूमन ग्रुप्स किसी एक फिजिकल इन्वायरमेंट को, कैसे एक भौतिक पर्यावरण में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, उस पूरे अडॉप्टेशन के प्रोसेस को कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी किन किन चीज़ों की स्टडी करता है, तो इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल करने की कोशिश की, चीज़ों को कैटेगराइज करने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट बड़े ज्योग्राफर आते हैं, इनका नाम है जीन ब्रुनहेस। जीन ब्रुनहेस का मानना है, इन्होंने किताब लिखी थी ह्यूमन ज्योग्राफी, इनकी किताब का ही नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किताब का नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी और इन्होंने शायद इसको 1952 में इस किताब को लिखा था। इस किताब को लिखने इन्होंने ये बताया था कुछ इसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने एक टॉपिक लिखा था इसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से इसेंशियल फैक्ट्स हैं जिनकी स्टडी करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने उन इसेंशियल फैक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला ऐसा था कि फैक्ट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ अर्थ, फैक्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल। तो पहले ऐसे फैक्ट थे जो सॉइल या अर्थ कोई अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है, जिससे कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है ह्यूमन, बस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उससे कोई उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो या कोई प्रोडक्शन करता हो जिससे कमोडिफाई करके वो मार्केट में बेच सके, तो अनप्रोडक्टिव। अगला है फैक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कंसेप्ट, प्लांट एंड एनिमल कंक्वेस्ट। तो उस चीज की स्टडी करना, जो ऐसे एरियाज की स्टडी करना या ऐसे एस्पेक्ट की स्टडी करना जहां पर प्लांट ने ह्यूमन को कवर, मतलब प्लांट ने अर्थ के सरफेस कवर किया है और एनिमल ने किन किन एरियाज में कवर किया है। जैसे एग्रीकल्चर क्या है, प्लांट का ऑक्यूपेशन अर्थ के सरफेस पे, या कंक्वेस्ट ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ सरफेस। एनिमल जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये दर्शाते हैं मानव जो डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है अर्थ के सरफेस पे, मानव का ऑक्यूपेशन जहां पर हो रहा है, मानव जहां पर अर्थ के सरफेस को या सॉइल को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सभी फैक्ट को इसमें लाया जाता है। अगर हम बात करें कि फैक्ट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल या अर्थ क्या है, ऐसे ऑक्यूपेशंस जो अनप्रोडक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल हाउसेज। इनसे बाद में हमने देखा कि इसका भी, हाउस का भी अपना एक इकोनॉमिक सेंस होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन नहीं देते हैं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हमारे हेल्प अप करते हैं। अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करता है, जब लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होता है तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनहेंस होती हैं, जीडीपी बढ़ता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो, या सेटलमेंट भी हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें इन्होंने माना कि ये अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है अर्थ के सरफेस का। अगर हम बात करते हैं जो फैक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कंक्वेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट आता है, इस सब चीज स्टडी करना ज्योग्राफी है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट हो गया सॉरी। दूसरी चीज हो गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इन सभी चीज स्टडी करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक। और ये जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल प्रोसेस है। हम किन किन प्लांट को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकली बहुत चेंज देखा गया, ज्योग्राफिकली इसमें बहुत से चेंजेस देखे जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका क्रॉप्स कुछ अलग हैं, साउथ अमेरिका क्रॉप्स कुछ अलग हैं जिसमें वो लीड करते हैं। एशिया के क्रॉप्स कुछ अलग हैं जहाँ लीड करती हैं, साउथ एशिया क्रॉप्स अलग हैं, ये बहुत लीड करती हैं। तो इसके अलावा हम ऑक्यूपेशन की बात करें, जहां पर डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, इसे उन्होंने कहा है रॉबर इकोनॉमी।
इन्होंने एक टर्म दिया था कि रॉबर इकोनॉमी। वो ऐसी चीज होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हैं, लेकिन क्या कर रही हैं कि अर्थ के इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इनमें आता है जैसे कि इसमें आता है इंपॉर्टेंट जैसे प्लांट एंड एनिमल डिवास्टेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर मीट वेस्ट इंडस्ट्रीज हो गई, वो आती हैं इस कैटेगरी में। जो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट को, हम उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और डिस्ट्रक्टिवली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो बिजनेस का ये मानना है कि मॉडर्न टाइम में ये जो वाला रॉबर इकोनॉमी वाला कंपोनेंट है, रॉबर इकोनॉमी का जो कंपोनेंट है, ये ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, और इसलिए इनहेंस कर गया क्योंकि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, रॉबर इकोनॉमी को और इनहेंस कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने एक्सप्लॉयटेशन के प्रोसेस को और इनहेंस कर दिया गया है। इसी के अंदर आता है जैसे कि माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, स्लॉटरिंग हो गया, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने तीन कैटेगरी के फैक्ट हैं। एक ऐसे फैक्ट हैं जो अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल को दर्शाते हैं। दूसरे ऐसे फैक्ट होते हैं जो प्लांट और एनिमल का कंक्वेस्ट दर्शाते हैं। यहाँ ह्यूमन नहीं है, ये प्लांट और एनिमल का कंक्वेस्ट है। और दूसरा जहां पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें प्लांट और एनिमल का डिवास्टेशन हो गया, इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फिशरी, एक्वायरिंग, स्लॉटरिंग, ये सब चीजें आती हैं। ये सब चीजें कवर की जाती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप को दर्शाता है। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अभी हम स्कोप की जब बात करते हैं तो स्कोप में एक और स्कोप है, वो थोड़ा डिटेल है, उसके हम स्टडी करेंगे, जो इल्सवर्थ हंटिंगटन ने दिया था। फिर हम लोग फ्रेंच एंड टिवाथा ने भी स्कोप को आउटलाइन किया, और पर्क्यूलिन ने भी कुछ आउटलाइन किया था क्या स्कोप है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।